बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आज हम टॉपिक देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने कुछ इसके बारे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम के बारे में डिस्कस किया है। तो आज इसके हम कोर प्रिंसिपल्स, कोर कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। Object-oriented programming is a type of programming where objects and classes have significant role. सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्लास और ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमती है। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल आइडिया है वो क्लास और ऑब्जेक्ट है। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एंटिटीज। जब भी हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होती है, जैसा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, व्हाट्सोएवर, C++, जावास्क्रिप्ट, बेसिक, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका पर्पस होता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कोई एक सुपर स्टोर है, उसने अपना ऑटोमेटेड एक सिस्टम डेवलप करवाना है, परचेजिंग सिस्टम, उसका पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। तो वो उनका एक प्रॉब्लम था। अब वो उसका एक सिस्टम डेवलप करवाना चाह रहे हैं। सिस्टम किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बनाया जाएगा। तो उसने रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है जी। तो ये जो हमारी ऊप है, ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के ऊपर बेस कर रही होती है। ठीक है। अब एंटिटीज़ क्या होती हैं? एंटिटीज़ हर वो चीज़, हर वो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका रिकॉर्ड हम अपने सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहें, जिसको हम अपने सिस्टम में, जिसका रिकॉर्ड सेव करना चाहें, दैट इज एंटिटी। टू सॉल्व सम प्रॉब्लम और एनी प्रॉब्लम यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज ऑफ द रियल वर्ल्ड। अब वही जो एंटिटीज हैं वो बिकम्स क्लासेस इन C++। वो C++ में क्लासेस बन जाएंगी। These classes has its physical existence in the form of objects. अब जो क्लास है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको कंपाइल टाइम कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। और जो ऑब्जेक्ट है ये फिजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। एग्जाम्पल पहले भी डिस्कस की, प्रीवियस लेक्चर में भी, कि जिस तरह से घर का नक्शा है उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, एक पेपर ही है ना सिर्फ। तो लेकिन वो घर का सारा स्ट्रक्चर बता रहा है। फिजिकल एग्जिस्टेंस किस चीज़ की होती है? घर की, बिल्डिंग की। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही क्लास एक कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फिजिकल एग्जिस्टेंस से मुराद क्या है? मेमोरी में उसके लिए स्पेस रिजर्व कर दी जाती है। जितने उसमें किसी भी क्लास के 2 तरह के मेंबर्स होते हैं, एक डाटा मेंबर्स होते हैं, एक फंक्शंस होते हैं। तो उसको जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है डाटा मेंबर्स को, वो मेमोरी के अंदर अलॉट कर दी जाती है। अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर खुद इसको डिफाइन करता है। क्लास के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स आने हैं, कौन कौन सा डाटा आना है, उस डाटा को कैसे मैनिपुलेट करना है, उस डाटा के ऊपर कौन कौन से फंक्शन हमने उस क्लास में होंगे, ये खुद यूज़र बताता है। सो दैट इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप दैट हैज़ इट्स ओन मेंबर्स। मेंबर्स कौन कौन से होंगे? डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। अब अगर हम रियल वर्ल्ड में एंटिटीज़ की बात करें, ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो हम कहते हैं एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। आप ह्यूमन की बात कर ले, ह्यूमन भी एक ऑब्जेक्ट है ना। तो उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, उसका भी एक डाटा होता है, वैल्यूज़ होती हैं। देखें ना, कॉमन है हर ह्यूमन की 2 आइज़ हैं, 2 उसके आर्म्स हैं, लेग्स हैं, हेयर्स हैं। ठीक है जी। अब उसकी वैल्यूज़ डिफ़र कर जाएंगी। किसी की आइज़ ब्लैक होंगी कलर, ठीक है जी, किसी के हेयर्स का कलर ब्राउन होगा, किसी का वाइट होगा, किसी का कोई कलर होगा, किसी की हाइट जो है वो 6 फीट समथिंग होगी, किसी की 5 फीट समथिंग होगी। ठीक है। तमाम जो पीपल हैं वो ह्यूमन क्लास के, पीपल क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है।
जब मैं कहूँगा इंसान, जब मैं कहूँगा ह्यूमन, तो आपके जहन में कोई नाम तो नहीं आता? क्या आता है नाम? मैक्सिमम क्या आपके जहन में आता है? आपके जहन में स्ट्रक्चर ही आता है ना। अगर इंसान है तो उसके 2 हाथ 2 टांगे इस तरह का नजर आ रहा होगा। अगर मैं कहता हूं कैट, मैंने किसी कैट का नाम तो नहीं लिया, किसी कैट का कोई नाम होगा, ABC XYZ जो भी नाम है, तो कैट कहने से आपके जहन में कोई कलर तो नहीं आता होगा ना, सिर्फ ये स्ट्रक्चर आ रहा है आपके जहन में किस तरह की होती है। 4 उसकी लेग्स हैं और वो ऐसे वॉक करती है, ऐसे वो रनिंग करती है, इस तरह से वो उसकी आवाज़ है। ठीक है जी। तो क्लास जो है ये कॉन्सेप्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। इट इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ब्लूप्रिंट कहते हैं उसका खाका, उसका स्ट्रक्चर। द मेंबर ऑफ अ क्लास आर एक्सेस्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। अब जो क्लास के मेंबर्स हैं 2 तरह के, डाटा और फंक्शंस, उन मेंबर्स को हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एक्सेस करेंगे। ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट्स आप जहन में रखें, अभी आज ही इंशाल्लाह ताला इनको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करते हैं। ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इसको कॉपी कहते हैं। इसका एक कह लें कि उसकी एक कॉपी बन गई है, उसका एक अकरेंस हो गई है, फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी क्रिएट हो गई है। इट इज़ एन एंटिटी विद करेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर दैट आर यूज्ड इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हर ऑब्जेक्ट के कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स होगी और उसके कोई बिहेवियर होगा। एन ऑब्जेक्ट इज द एंटिटी दैट इज क्रिएटेड टू एलोकेट मेमोरी। वो मेमोरी उसको एलोकेट होती है। उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस से मुराद क्या है? मेमोरी हैज बीन एलोकेटेड दैट कंटेन्स मेमोरी। अच्छा, इसको मैंने एक और वर्ड बोला था, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम से मुराद यह है कि जब हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है जी, दैट इज कंपाइल टाइम। ठीक है जी, कोडिंग हम लिख रहे हैं, हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी, कोडिंग लिखी, वो कंपाइल टाइम कहलाएगा। जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तब वो रन टाइम उसका स्टार्ट होगा और तब रैम के अंदर उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑब्जेक्ट की क्रिएट होगी। फिजिकली ऑब्जेक्ट रैम में तब क्रिएट होगा, तो उसको हम इसलिए रन टाइम कॉन्सेप्ट कहते हैं। अ क्लास व्हेन डिफाइंड डज नॉट हैव मेमोरी चंक इटसेल्फ which will be allocated as soon as objects are created। क्लास बनाने से कुछ नहीं होता, जब आप उसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो मेमोरी कंज्यूम करेगा। वो जगह ले रहा होता है सिर्फ, जैसे हम कोई भी फाइल बना लें, नोटपैड की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, एक्सेल की फाइल, वो चंद केबीज साइज ले रहा होता है। नहीं नहीं, टेम्परेरी नहीं, वो परमानेंट मेमोरी ही होती है। रैम तो टेम्परेरी है। जो वो कह रहे हैं क्लास जब बना रहे होते हैं वो मेमोरी नहीं लेता। वो जो हम करैक्टर्स लिख रहे हैं ना, देखिए मिसाल के तौर पे सी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, इंट कितने बाइट लेता है मेमोरी में? फ्लोट कितने लेता है? ठीक है। अब आपने एक प्रोग्राम में कोई 40 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, ठीक है जी, तो या फर्ज करें हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। क्या हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर करने से उस फाइल का जो साइज है, जो आपने कोड लिखा है, उसका साइज बहुत बढ़ गया है या बहुत कम हो गया है? आपने कोई 1000 एलिमेंट्स की फ्लोट टाइप की अरे डिक्लेयर कर दी, 1000 ज़रब कर लें उसको, ज़रब कितने बाइट्स बन गए और कितने वो केबी बन गए। आप 10,000 एलिमेंट्स की अरे डिक्लेयर कर दें तो क्या फाइल का साइज बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। जब उस फाइल ने एग्जीक्यूट होना है उस वक्त वो रैम में जगह कंज्यूम करेगी। फिलहाल आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखा, आपने 10 लेंथ की अरे डिक्लेयर की,
उस लाइन ऑफ कोड ने भी उतनी ही स्पेस लेनी है हार्ड डिस्क के ऊपर जितनी स्पेस आपने एक और लाइन ऑफ कोड लिखा जिसमें 10,000 लेंथ की अरे आप डिक्लेयर कर रहे हैं। डिफरेंस कब पड़ेगा? व्हेन यू विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड दैट प्रोग्राम विल कंज्यूम मेमोरी इन रैम, देन इट विल मेक डिफरेंस। क्यों जी? आपसे नींद आ रही है? इत्थे आके लेट जा, 2-3 कुर्सियां जोड़ के तो लेट जा, शाबाश। मेरी नजर भी तो आवे ना कि सुता है। नेक्स्ट इज पिलर्स ऑफ ऊप। पिलर इंपॉर्टेंट, you can say building blocks. There are 4 major concepts that make any language object oriented. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसको हम कब कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? उसमें अगर ये कम से कम ये 4 फीचर्स पाए जा रहे होंगे, so that we can say that language is a object oriented programming language. वो कौन कौन से हैं? एनकैप्सुलेशन, polymorphism, inheritance, data abstraction. Have you listened these words before? Any of these words? Inheritance क्या होती है? तो ये 4 पिलर्स हैं। इनमें से इनहेरिटेंस आप जानते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को। एनकैप्सुलेशन को भी आप जानते हैं। आप अक्सर मेडिकल फील्ड में, मेडिकल साइंस में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको मेडिसिन की एक टाइप है कैप्सूल, वो प्रोवाइड करता है, देता है कि आप ये कैप्सूल ले लें फॉर ट्रीटिंग सम डिजीज। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है एनकैप्सुलेशन। पोलीमॉर्फिज्म, पोली का मतलब होता है मैनी। पोली का क्या मतलब होता है? आपने कई जगहों पे पोली का वर्ड सुना होगा, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट, पोली क्लिनिक। पोली का मतलब होता है बहुत सारे। पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट मतलब बहुत सारी टेक्निक यहाँ पे सिखाई जाती हैं इंस्टीट्यूट में। पोली क्लिनिक बहुत सारे डिजीज का यहाँ पे इलाज किया जाता है। पोली का मतलब बहुत सारी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है टाइप्स, फॉर्म्स। तो इसकी मैं आपको जैसे एनकैप्सुलेशन की एग्जांपल दिया कॉमन लाइफ से, मेडिकल साइंस में। फिर इंसान, ह्यूमन जो बॉडी है वो, उसमें आप देखें जो हमारी स्किन है, स्किन इज अ लार्जेस्ट बॉडी पार्ट, ठीक है जी। तो इसके अंदर बेशुमार इंटरनल हमारे सिस्टम है जो कि हिडन है, छुपे हुए हैं। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है एनकैप्सुलेशन का। पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल आपको देता हूं। देखें, आप यहां पर सामने बैठे हुए हैं क्लास में, यू आर राइट नाउ स्टूडेंट्स, ठीक है जी, स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज, यू आर माई स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, ठीक है। लेकिन आप बाहर जाएंगे, आप किसी के भाई होंगे, आप किसी के बेटा होंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से आपकी जो मतलब सिग्निफिकेंस है या फिर आपका जो रोल है बेसिकली वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इससे मुराद ये होती है कि सिंगल इंटरफेस मैनी इम्प्लीमेंटेशन। इसको डिटेल में हम देखेंगे आगे। इनहेरिटेंस आप जानते हैं। विरासत, विरासत में क्या होता है? वालिद की जो प्रॉपर्टी है उसका जो नाम है, चाहे उसकी फिजिकल थिंग्स हों चाहे उसकी लॉजिकल थिंग्स हों, वो बच्चों को मिल जाती हैं। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेता है, ठीक है जी, वो उसको पेरेंट बना लेता है, ठीक है जी। चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की तमाम प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, एक्वायर कर लेता है चाइल्ड। डाटा एब्स्ट्रैक्शन या सिंपली एब्स्ट्रैक्शन, ये भी एक फीचर है। एब्स्ट्रैक्शन, वैसे एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है किसी भी चीज़ को आप बड़े सतही लेवल पे एक्सप्लेन करें। तो इनको डिटेल में हम आगे देखते हैं। एनकैप्सुलेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइडिंग ऑफ डाटा।
डाटा इम्प्लीमेंटेशन केप्ट प्राइवेट, आप डाटा को प्राइवेट अगर रखें तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन. टू अचीव एनकैप्सुलेशन वी मेक ऑल डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास प्राइवेट एंड क्रिएट पब्लिक फंक्शंस. तो डाटा को हम क्या करते हैं ताकि उसको कोई डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके, इसको डाटा को हम प्राइवेट बना लेते हैं और पब्लिक फंक्शंस फिर उस क्लास के, चूंकि क्लास के हमने पढ़ा कि दो मेंबर्स हो सकते हैं, दो तरह के, एक डाटा है और एक फंक्शंस. तो डाटा मेंबर्स प्राइवेट बना लिए और जो फंक्शंस हैं वो पब्लिक बना लिए, राइट. तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारा जो डाटा है वो हिडन है, उन फंक्शंस के जरिए से डाटा एक्सेसिबल होगा आउटसाइड द क्लास. व्हाट डज इट मीन कि जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेसिबल नहीं होते, ठीक है. पब्लिक मेंबर्स क्लास के बाहर एक्सेसिबल होते हैं. अच्छा जी, आप पब्लिक फंक्शंस की बात कर रहा है. यूजिंग देम वी कैन गेट द वैल्यूज फ्रॉम दीज डाटा मेंबर्स और सेट द वैल्यूज टू दीज डाटा मेंबर्स. इन पब्लिक फंक्शंस को हम यूज करते हैं ये प्राइवेट डाटा मेंबर्स को उनको वैल्यूज असाइन करने के लिए भी और उनकी वैल्यूज गेट करने के लिए भी, राइट. वी डिड इट बाय यूजिंग पब्लिक सेटर एंड गेटर मेथड्स. फिर ये जो हम कह रहे हैं जी पब्लिक मेथड्स हम बनाते हैं जिनके ज़रिए से हम डाटा को, प्राइवेट डाटा को वैल्यूज असाइन कर देते हैं या वैल्यूज उनसे गेट कर लेते हैं, उन मेथड्स को सेटर और गेटर कहा जाता है. सेट डाटा, गेट डाटा, इससे मिलते जुलते नाम रखे जाते हैं. सेटर उस फंक्शन को कहा जाएगा, पब्लिक फंक्शन को, जो कि प्राइवेट मेंबर्स को, डाटा मेंबर्स को वैल्यू सेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, राइट. और गेटर वो फंक्शन होगा, पब्लिक फंक्शन, जो कि प्राइवेट डाटा मेंबर से वैल्यूज गेट करने के लिए इस्तेमाल होगा. Polymorphism, poly means many and morphism means types. It means one name, many forms, many types. अब मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे polymorphism की जो अचीव की जाती है वो फंक्शन ओवरलोडिंग से अचीव की जाती है. polymorphism होता क्या है, एक फंक्शन है, टाइप्स तो इसकी ज़्यादा हैं लेकिन मैं आपको एक टाइप इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग. फंक्शन ओवरलोडिंग. हमारे पास एक फंक्शन है ऐड के नाम से, बल्कि एक फंक्शन नहीं है, हमारे पास 5 फंक्शंस हैं ऐड के नाम से. एक ऐड फंक्शन 2 पैरामीटर ले रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, इंट टाइप के. किस टाइप के? इंट टाइप के, ठीक है जी, 2 आर्ग्यूमेंट्स. दूसरा ऐड फंक्शन है वो 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है इंट टाइप के, ठीक है जी. तीसरा ऐड फंक्शन है, सबके नाम सेम है, नेम क्या है? सेम है. दूसरा फंक्शन 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है इंट टाइप के. तीसरा फंक्शन है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है फ्लोट टाइप के. किस टाइप के? फ्लोट, ठीक है जी. चौथा फंक्शन है वो 3 फ्लोट टाइप के आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है. चलें 4 को ही समझ लें ज़रा. जब हम फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन हम कॉल करेंगे ऐड, हमने अगर उसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए, 2 वैल्यूज पास की और उन 2 वैल्यूज की टाइप हुई फ्लोट, वो कौन सा फंक्शन कॉल करेगा? वो ये वाला फंक्शन, ये वाला ऐड फंक्शन कॉल कर लेगा, ठीक है जी. वो मैच करेगा जो पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप आपको बताई है फंक्शन ओवरलोडिंग. वो वर्क करती है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पर. जहां पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सेम हुए या फिर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सेम हुए वो उस फंक्शन को कॉल करेगा, हालांकि सबका नाम सेम है. बात समझ आई? इन सिंपल वर्ड्स, पॉलीमॉर्फिज्म उस वक्त तक अचीव होती रहेगी जब तक हर नए फंक्शन का नाम सेम हो, इस शर्त के साथ कि उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हैं
या फिर टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हैं। ठीक है, अगर सेम नेम के 100 फंक्शंस भी बन जाएं और उन 100 के 100 फंक्शन की उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हैं तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएंगे। अगर कोई भी दो फंक्शन ऐसे हुए जिनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सेम हुए तो वहां पे काम खराब है। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म इन C++ इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ डाटा to be processed or represented in more than one form. It is one of the most important concepts of object-oriented programming. It is further of two types, static polymorphism and dynamic runtime polymorphism. तो दो इसकी टाइप्स हैं, कंपाइल टाइम है, स्टैटिक कहते हैं उसे, और रन टाइम है। और जो कंपाइल टाइम है उसकी दो टाइप्स हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जो रन टाइम है उसको वर्चुअल फंक्शन कहते हैं या फिर इसका एक और नाम भी है फंक्शन ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग। और दूसरी तरफ कंपाइल टाइम में फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। स्टैटिक polymorphism is achieved using method overloading and dynamic polymorphism using method overriding। अब ये देख लें, एक आपको और चीज़ कन्वे कर दूं कि फंक्शन, मेथड, रूटीन, सब रूटीन, ये इनके मीनिंग तो सेम है लेकिन C++ में बहरहाल वर्ड फंक्शन का यूज़ होता है। जो फंक्शन यानी कि जो वर्ड यूज़ होता है ना वो C लैंग्वेज में वो फंक्शन है टेक्निकल टर्म में, तो बहरहाल यहाँ पे हमें फंक्शन यूज़ करना चाहिए। सो इट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। We can write a code that works on the superclass and it will work with any subclasses type as well। तो सुपर क्लास और सब क्लास के साथ जो एसोसिएटेड है, सुपर क्लास पेरेंट को कहते हैं, सब क्लास चाइल्ड को कहते हैं, वो वाला फंक्शन फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाता है, वो वाली पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शन ओवरराइडिंग। एनीवे, inheritance is a feature using which an object of child class acquires the properties of parent class. Using inheritance in subclasses, we can reuse the code of existing superclasses। तो सब क्लास, चाइल्ड क्लास सेम नेम है, सेम चीज़ के दो नेम है, सब क्लास भी कहते हैं, चाइल्ड भी कहते हैं, चाइल्ड क्लास, और जो पेरेंट है उसको सुपर क्लास भी कहते हैं। जैसे कि देखें ये क्लास आपके सामने कोड नजर आ रहा है आपको, इसमें ये देखें ये एक अब नाम इसका उसने पेरेंट क्लास रख दिया है, विच इज नॉट कंपल्सरी। पेरेंट क्लास का नाम पेरेंट होना जरूरी नहीं है। अब्बू का नाम अब्बू नहीं होता, अब्बू का नाम कुछ और होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे पेरेंट क्लास कह दिया है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे पूछें आपके पापा का नाम क्या है, वो कहते हैं पापा। लेकिन अब आपको हमें अब समझ आ गई है कि पापा का नाम कुछ और होता है। पापा उनका नाम नहीं है बल्कि पापा एक जिम्मेदारी का नाम होता है जो अब तक वो निभा रहे हैं। तो अब ये देखें ये एक पेरेंट क्लास थी, इसका सिर्फ एक ही मेंबर था, डाटा मेंबर, और उसका नाम है var1। ठीक है जी। अब हमने एक और क्लास बनाई विच नेम इज चाइल्ड क्लास। उसने क्या किया जी, उसने एक दूसरी क्लास को पेरेंट बना लिया। इनहेरिटेंस हो रही है, ये कॉलन यूज किए जाते हैं इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है जी, इनहेरिटेंस के लिए क्या यूज किया जाता है, कॉलन। क्लास के नाम के बाद कॉलन आता है सैम्बल, और उसके बाद जिस क्लास का नाम आए वो क्लास पेरेंट क्लास होती है। अब यहाँ पे आप देखें कि एक और चाइल्ड क्लास में एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया गया, और फिर आगे आ गया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया। हमने प्रीवियस ये पढ़ा था आज के लेक्चर में ही कि जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है या किसी भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना के उसके मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। ठीक है।
तो इसका जो ऑब्जेक्ट बनाया गया ओबीजे के नाम से, इस ओबीजे के नाम से मैं वेरिएबल 2 को भी एक्सेस कर सकता हूं और मैं वेरिएबल 1 को भी एक्सेस कर सकता हूं। एनीवे, इसी को हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। कोडिंग एब्स्ट्रैक्शन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स. Abstraction can be achieved with either abstract classes or interfaces. Using abstract class or interface, we express the intent of the class rather than the actual implementation. हम सिर्फ ये बताते हैं कि हम कोई इस तरह का काम करने जा रहे हैं, लेकिन वो कैसे, यानी कि इंटेंट ऑफ द क्लास का मतलब क्या है जी, हम सिर्फ बताते हैं व्हाट, ठीक है जी, व्हाट की बात करते हैं, व्हाट इज द इंटेंशन, हाउ दैट इंटेंशन विल बी अचीव्ड वो हम नहीं बताते, इम्प्लीमेंटेशन उसकी पेंडिंग होती है। तो ये इसके 4 पिलर्स हैं। तो नेक्स्ट हम इनको इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें।